जय हिंद दोस्तों। आज फिर एसएससी जीडी के उस सीरीज पे आ गए हैं जिसका एक वीडियो मैंने डाल रखा था। आज दूसरे वीडियो पे आते हैं। ठीक है, आज फिर मैं वही कहूँगा कि पेन और पेपर लेके बैठिएगा। आज बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, मैराथन की तरह से पढ़ाऊँगा बिना किसी बहसबाजी के। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन देश प्रिय उपनाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे देशप्रिय उपनाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, टी प्रकाशम, रविशंकर महाराज। तो इसका आंसर होगा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। ठीक है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का जन्म चटगांव, जो कि आज के डेट में कहाँ है? बांग्लादेश में है। विख्यात सेन गुप्ता परिवार में हुआ था। सेन गुप्ता इनके जो पीछे का सरनेम है, इनका खानदानी सरनेम था सेन गुप्ता। ठीक है, इन्होंने अपना जीवन एक वकील के रूप में प्रारंभ किया, किंतु बाद में त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये मजदूर हित के समर्थक थे तथा असम बंगाल रेलवे हड़ताल के संयोजक भी थे। बाद में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय नेतृत्व किया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड भी गए थे। ये 1932 में ये बंदी बना लिए गए। पूना, दार्जिलिंग, रांची में इन्हें कैद करके रखा गया। 1933 के सिर्फ 48 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें देशप्रिय उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, फाइब्रिनोजिन का निर्माण कहाँ होता है? फाइब्रिनोजिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण आपके शरीर में कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। और फाइब्रिनोजिन होता क्या है? ये फाइब्रिनोजिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, रक्त को थक्का बनाता है। हालांकि आप लोग एक विटामिन का नाम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। तो फाइब्रिनोजिन, जिसे फैक्टर 1 के नाम से भी जाना जाता है, रक्त में एक महत्वपूर्ण ग्लाइकोप्रोटीन है जो उचित थक्का निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, यह यकृत में संश्लेषित यानी कि यकृत में जन्म लेता है और रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है, जहां फाइब्रिन के एक निष्क्रिय अग्रदूत के रूप में प्रसारित होता है, जो प्रोटीन को रक्त के थक्के का संरचनात्मक आधार बनाता है। फाइब्रिनोजिन की कमी तब होती है जब शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, शिथिलता की कमी होती है, जिससे थक्का बनाने में सब कुछ है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो हम लोग पढ़े हैं कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब यहाँ पे दो चीज समझना है आप लोगों को, एक तो विटामिन के और एक है फाइब्रिनोजिन। रियल में फाइब्रिनोजिन वो प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाता है, लेकिन विटामिन के इस फाइब्रिनोजिन के बनने में सहायता करता है। यानी कि ये जब हम खाएंगे या हमारी बॉडी में जाएगा तो इसके निर्माण में सहायता करेगा और ये जाके रक्त को थक्का बनाएगा। यानी कि अगर इसकी कमी हुई तो फिर इसकी कमी होगी और इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। इसीलिए कहा जाता है विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिट्टन? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिट्टन। 3 दिल्ली दरबार के आयोजन हुए थे, 3 दिल्ली दरबार के। एक 1877 में हुआ था, फिर 1903 में हुआ था, फिर 1911 में हुआ था। ठीक है, 1877 में जो हुआ था वो लॉर्ड लिट्टन के समय में, यानी कि पहला। 1903 में जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और 1911 में जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। ठीक है, तो जब 1877 में जो हुआ था लॉर्ड लिट्टन के समय में, तब महारानी विक्टोरिया को महारानी घोषित करना था। ठीक है, और 1903 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो किंग एडवर्ड सप्तम को राजा घोषित करना था। और जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो जॉर्ज पंचम को राजा घोषित करना था। और आपको याद होगा कि 1911 के दिल्ली दरबार का आयोजन जब होता है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उसी वक्त बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया जाता है।
भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह पर दिल्ली स्थानांतरित की जाती। ये सारी घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं और आप पढ़े होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गरजता चालीसा का संबंध किससे है? 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका सही आंसर होगा 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जो पूरा पृथ्वी है इसमें बीच में भूमध्य रेखा है, आपको पता है। भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। जब आप ग्लोब देखेंगे तो पाएंगे कि स्थल की जो औसतन संख्या है, मात्रा है, प्रतिशत है, उत्तर में ज़्यादा है। उत्तर में स्थल ज़्यादा पाया जाता है, जल कम पाया जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो स्थल कम है और जल ज़्यादा है। तो जब जल ज़्यादा है तो यहाँ हवाओं का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। कोरियोलिस बल के कारण हवाओं की दिशाएं घूमती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसीलिए कभी उसे पछुआ पवन कहा जाता है, कहीं पूर्वा पवन कहा जाता है, कहीं व्यापारिक पवन कहा जाता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। इस प्रश्न का इससे लेना देना क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाओं का प्रवाह इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो भयावह रूप धारण कर लेती हैं और भयावह रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच उनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि जो समुद्र में नाव चलाते हैं उन लोगों ने इसका नामकरण कर रखा है। ठीक है, तो ये पछुआ पवन, अभी मैंने बताया पछुआ पवन किसे कहा जाता है, 45 से 65 के बीच में। तो मैंने कहा ना कि 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रभावित होने वाली पवनों को नाविकों द्वारा गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60। 40 डिग्री अक्षांश पर इसे गरजता चालीसा कहा जाता है, 50 डिग्री अक्षांश पर इसे प्रचंड 50 कहा जाता है, 60 डिग्री अक्षांश पर इसे चीखता 60 कहा जाता है। किधर? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, ओलोरी कल्चर का संबंध किससे? बड़ा ही आसान प्रश्न है। सब्जी की खेती को, सब्जी की कृषि को ओलोरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भिलाई लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? भिलाई कारखाना आपको याद होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भारत में पहला लौह अयस्क का जो कारखाना था, आज़ादी के बाद 3 कारखाने एक साथ लगे थे, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये 3 कारखाने लगे थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भिलाई जो कारखाना है वहाँ लौह अयस्क यानी कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से आता है? ठीक है, ये प्रश्न मैं बताऊं इससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि भिलाई कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डल्ली राजहरा। डल्ली राजहरा। अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान के कुछ भाग दिए हैं और एक तरफ उस भाग से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है, यानी वह भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य पड़ता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, यानी कौन सही नहीं है। ठीक है, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 क्या सही है, आप बताइए। भाग 13 301 से 307, भाग 17 343 से 351, भाग 20 368 से 388। ठीक है, इसमें ढूंढना यह है कि कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है। तो ये गलत लिखा हुआ है। भाग 20 जो है उसमें एक ही अनुच्छेद है, सिर्फ 368, सिर्फ 368। देखिए, मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रखा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको खूब बढ़िया से चाहिए तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, बात इसी की हुई थी ना, भाग 20 में देखिए सिर्फ एक अनुच्छेद है 368, एक से ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आपको लगता होगा ना कि प्रश्न कहाँ से बनता है,
चाहे हम बनाए हों या एग्जाम में जब आपके सामने आता है, सोचते हैं साला कहाँ से आई ये प्रश्न, ये इतना कठिन कठिन। तो ना, हर प्रश्न के पीछे कोई न कोई एक कहानी होती है। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल अगर मैंने पूछा है तो इसके पूछने के पीछे रीजन ये है कि यह मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हो गया, अपने आप में क्वेश्चन बन गया। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें कई मरुस्थल शामिल हो जाते हैं। ये ग्रेट विक्टोरिया हो गया, स्टुअर्ट, एक सैंडी है, एक सिम्पसन है, एक गिब्सन है, ये सब मिला दीजिएगा तो हो जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो हजारा मंदिर तो ये पहले जानिए कि ये है हम्पी में। हम्पी में, और हम्पी कहाँ है? तो हम्पी है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और बनवाया किसने था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने। ये है हजारा मंदिर, हम्पी का हजारा मंदिर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसे UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? रजनीश भार्गव को, या मानवेंद्र देसाई को, या भुवनेश कुमार को, या कमलेश अग्रवाल को? तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश कुमार को। UIDAI का मतलब तो आप लोग जान ही रहे होंगे, आधार कार्ड सब लोग बनवाए होंगे। ठीक है, तो वही वाली संस्था है। ठीक, यही है सर भुवनेश कुमार जी, इनके दर्शन कर लीजिए। ये UIDAI के सचिव बने हुए, यानी आधार कार्ड वाली पूरे विभाग की जिम्मेदारी अब इनके हाथ में हो गई। यहाँ से 2-3 प्रश्न देखिएगा क्या बनेगा। 2-3 प्रश्न ये बनेगा, ये करंट अफेयर है। एक तो प्रश्न ये है कि भुवनेश कुमार बन गए CU, ठीक, समझ में आ रही। एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि IAS अधिकारी थे किस कैडर के? तो उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी थे। ठीक, एक और प्रश्न यह है कि यह सचिव बनने से पहले कहाँ थे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव थे। इसके पहले कहाँ थे? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव थे। और मजेदार बात यह है कि ये वहां से हटे नहीं हैं, बल्कि वहां का भी चार्ज इनके पास हो गया और UIDAI का भी इनके पास चार्ज हो गया, यानी कि दोनों जगह के चार्ज इनके पास हो गए। ठीक, अगला प्रश्न यहां से और क्या बनाया जा सकता है कि यह UIDAI के जो अध्यक्ष बने, सचिव बने हुए हैं, तो यह किसका स्थान लेंगे, यानी कि इनके पहले वहां कौन था? तो भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। अमित अग्रवाल, इससे पहले कौन थे यहाँ पर? अमित अग्रवाल। और अमित अग्रवाल अब कहाँ चले गए बेचारे? तो ये फार्मा सचिव बना दिए गए। कहाँ पर? फार्मा सचिव बना दिए गए। अगला प्रश्न, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को, किसे? मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 48वां संविधान संशोधन, या 63वां संविधान संशोधन, या 79वां संविधान संशोधन, या 92वां संविधान संशोधन? तो इसका सही होगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। ठीक, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी आज के डेट में कुल है 22। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 3 जोड़े गए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 जोड़े गए, कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। ठीक, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ जोड़ा नहीं गया, नाम खाली बदला गया। उड़िया को बदलकर ओडिसी कर दिया गया। तो जब आपसे ये पूछे कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी बार संशोधन हुए तो कहिएगा 4। लेकिन जब ये पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी बार भाषाओं को जोड़ा गया है तो कहिएगा 3। बात समझ में आ गई ना? ये चौथा वाला ये जोड़ा नहीं गया है, बल्कि नाम संशोधन करने के लिए संशोधन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, 92वां संविधान संशोधन
3 ये जोड़े गए हैं और 96वां संविधान संशोधन 2011 ये सिर्फ नाम परिवर्तन करने के लिए किया गया था। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कब शून्य हो जाता है? कब? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, या लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, या लिफ्ट एक समान गति से नीचे ऊपर हो रही हो, या जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसकी डोरी ही टूट जाए। कब? तो इसका सही आंसर होगा जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो और उसकी डोरी टूट जाए। क्यों? क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो उसमें रखे हुए पिंड का भार, यानी कि उसमें जब आप बैठे हो तो आपका वजन बढ़ा हुआ ज़्यादा महसूस होगा, ठीक। लेकिन लिफ्ट जब नीचे आ रही हो तो वजन कम महसूस होगा, और एक समान गति से नीचे ऊपर हो रही हो तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब ऊपर से आ रही हो और अचानक रस्सी टूट जाए तो उसमें रखे हुए पिंड का भार एकदम शून्य हो जाता है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। ये भारत की केंद्रीय संस्था है विपणन से संबंधित। विपणन समझते हैं आप लोग क्या होता है? विपणन का मतलब ये होता है कि कोई भी फसल जो कृषि से संबंधित होती है वो कटने से लेकर और मार्केट में बिकने तक बीच में जो भी प्रोसेस होता है इसे विपणन कहा जाता है। तो इसकी केंद्रीय शीर्ष संस्था है ये, ठीक है। तो ये जो कुछ भारत में विपणन संबंधित देख रेख होता है वो इन्हीं के अंतर्गत होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों, 7 महाद्वीप हैं। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो एशिया में। इसी तरह से अमेरिका में होगी, इसी तरह से दक्षिण अमेरिका में होगी, इसी तरह से अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह यूरोप में होगी। सबसे ऊंची चोटी कोई ना कोई तो होगी। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का कारनामा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला या छात्रा नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का जो कारनामा किया है सबसे कम उम्र की महिला, काम्या कार्तिकेयन। पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, यह एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। ये देखिए महाराष्ट्र की ये प्यारी सी बच्ची जो भारत का सर गर्व से ऊंचा कर डाली है, ठीक है। हाँ, ये अफ्रीका का किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्क्यू है, दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अमेरिका का है कांकागुआ है, अमेरिका का माउंट डेनाली है, एशिया का माउंट एवरेस्ट है, अंटार्कटिका का विंसेंट मॉन्सिफ है। सभी चोटियों पर इस बच्ची ने फतह किया, ठीक है। अगला प्रश्न, चिन्ना केशव मंदिर कहाँ है? चिन्ना केशव मंदिर कहाँ है? तो चिन्ना केशव मंदिर को चिन्ना राम मंदिर भी कहा जाता है। ये वेलूर में है। ये चिन्ना केशव मंदिर है, इसमें ये इस मंदिर की इस मूर्तियां हैं, ठीक है। तो चिन्ना केशव मंदिर को केशव मंदिर भी कहा जाता है, राम मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है कहाँ? तो यह वेलूर में है, ठीक। और वेलूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और यह कावेरी नदी के तट पर स्थित एक वैष्णव हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर है? वैष्णव हिंदू मंदिर, केशव मंदिर, यानी कि विष्णु मंदिर है। अब अगला प्रश्न इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या जुड़ता है कि 1258 ईस्वी में होयसल राजा नरसिंह तृतीय, कौन? होयसल राजा नरसिंह तृतीय, होयसल राजा नरसिंह तृतीय, होयसल राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक, सोमनाथ दंडनायक ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? सोमनाथ दंडनायक ने इसे बनवाया था, सोमनाथ दंडनायक ने इसे बनवाया था, ठीक है, इस मंदिर को। अगला प्रश्न क्या है? थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय का, देखिए भारत में जो सेना है हमारी, उस सेना को मजबूत करने के लिए, उसको सुचारू रूप से संचालित करने के, सही देखरेख करने के लिए उसे कुछ कमांड में बांटा गया है। पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड। पूछा जा रहा है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है पंचकुला। चंडी मंदिर, एक जगह का नाम है चंडी मंदिर, वो कहाँ है? तो पंचकुला जिले में है। पंचकुला कहाँ है? तो हरियाणा में है, ठीक है। ये देखिए उत्तरी कमांड का मुख्यालय हो गया उधमपुर, जम्मू कश्मीर। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय
पुणे महाराष्ट्र में, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा में है, और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिमी बंगाल में है, और दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है, और मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्या है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हजारों लाखों बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। जब भी अर्थशास्त्र या इकोनॉमी से प्रश्न उठाता है तो समितियों से संबंधित अगर प्रश्न उठते हैं तो 2-4 है। आबिद अली समिति पूछ लेगा, मीरा सेठ समिति का नाम पूछ लेगा, रंगराजन समिति का नाम पूछ लेगा। तो मीरा सेठ समिति बड़ा ही फेमस और आसान सा प्रश्न है, हथकरघा विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में। ठीक है, अब ये स्वतंत्र श्रमिक पार्टी कहां से आ गई? तो कहां से इसलिए आ गई कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टी बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, जाम्बिया, ये 4 हैं। वेनेजुएला, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या जाम्बिया किस देश में स्थित है ये विक्टोरिया जलप्रपात? तो आप कहेंगे जाम्बिया में स्थित है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे 2 देश हैं, पड़ोसी देश हैं, और दोनों की सीमा जहां सटती है वहीं पर ये जलप्रपात यानी कि झरना है, यानी कि दोनों देशों में पड़ता है ये। तो अगर कभी जाम्बिया की जगह पे जिम्बाब्वे होगा तो खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों की सीमा रेखा पे ये झरना है, जाम्बिया जलप्रपात। ठीक है, ये विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे के है। ये देखिए झरना ये गिर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, मजा आता है ऐसी जगहों पे घूमने में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पहली बार नवरत्न का दर्जा कब दिया गया? सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनियों में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें 1997 ईस्वी में ऊपर से 9 कंपनियों को रत्न का दर्जा दिया गया, यानी ताकि उनको देख करके बाकी कंपनियां भी प्रोत्साहित हों। 9 कंपनियों को 1997 ईस्वी में। हालांकि जो उस वक्त जो क्राइटेरिया बनाया गया, आज के जो बहुत सारी कंपनियां उस क्राइटेरिया को पार कर चुकी हैं, तो वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। अब कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा 1997 में। बाकी मेरा आंसर मुझे नहीं मिला अभी तक, कमेंट करके आप बताइए कि नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो समझ में आया आज का पूरा। इसी तरह से बहुत फास्ट तरीके से, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा ले जा रहा हूँ तो कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरी कोशिश होगी आपका टाइम बचाना। ठीक है, बहुत प्यार से इधर उधर कोई मतलब नहीं है। हालांकि फिर भी आप चाहते हैं कि स्लो अगर पढ़ाओ तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। ठीक है, तब तक